नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए C++ प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। इससे पहले आपको जो है कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, DBMS, SQL, सी प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग जो है कंप्लीट पढ़ाई जा चुकी है। अगर आपने उन सभी के वीडियोज और नोट्स नहीं देखे तो हमारे चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट वाइज उन सभी सब्जेक्ट को आप चेक कर सकते हैं। अपने एग्जाम के लिए आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ध्यान रखें 10 के सब्सक्राइबर स्पेशल हमारे चैनल के ऊपर एक बहुत बड़ी क्लासेज आ रही है, एक बहुत बड़ी क्लास आ रही है जिसमें आपके 2000 MCQ आपको जो है सॉल्व करवाए जाएंगे। तो प्लीज जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और जितनी ज्यादा हो सके जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के ऊपर 10 के सब्सक्राइबर के लिए हमारी हेल्प करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो जैसा कि आपको थंबनेल में देखने को मिल चुका होगा, आज की जो हमारी क्लास है वो है स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है ना, इससे पहले हमने एरे के बारे में पढ़ा था। तो एरे और स्ट्रक्चर को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद रहना चाहिए कि एरे जो होता है वो एक ही प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, जबकि स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप जो होते हैं उनका कलेक्शन होता है। स्ट्रक्चर एक ही टाइप के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है आपका एरे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो देखो स्ट्रक्चर अलग अलग डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, जबकि एरे एक ही टाइप के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। अगर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना हो तो हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। किसका? स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। स्ट्रक्चर एरे के समान ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है भाई, अलग अलग डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। जबकि सी में क्या होता है, सॉरी एरे में क्या होता है, आपके एक ही प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। एरे सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, बाकी दोनों का दोनों काम जो है वो सेम रहता है। एरे में किए हुए वेरिएबल के डिक्लेरेशन को मेंबर कहते हैं। सॉरी, स्ट्रक्चर में जो वेरिएबल बनाए जाते हैं तो उनके डिक्लेरेशन को हम क्या नाम से जानते हैं? मेंबर के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर हर एक मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट करता है। हर एक मेंबर जो होता है उसके लिए अलग अलग प्रकार की मेमोरी को एलोकेट करता है। कौन? स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का सिंटैक्स अगर आप देखना चाहें तो यहां पर देख सकते हैं। पहले आप लिखेंगे स्ट्रक्ट, फिर उस स्ट्रक्चर का नेम। जिस प्रकार से आप वहां पर लिखते थे आप एरे का नेम, इसी प्रकार से यहां पर स्ट्रक्चर का नेम लिखा जाएगा, लेकिन उससे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद इस करली ब्रेसेस के अंदर इस अपनी जो स्ट्रक्चर की जो भी बॉडी है उसके अंतर्गत पहले उसका डेटा टाइप नेम और यहाँ पर आप उसके मेंबर को लिखेंगे। ठीक है, डेटा टाइप और मेंबर का नेम। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल कहाँ पे है, तो वेरिएबल के लिए आपको मैं अलग से बताऊंगा। वेरिएबल इनके बाहर की ओर डिफाइन किए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये आपके स्ट्रक्चर का डेफिनेशन है, ठीक है ना, जिसमें आप स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट और यहाँ पर एम्प्लॉय लिख रहे हैं। उसके अंतर्गत ये जो अभी आपने देखा था सिंटेक्स है, तो डेफिनेशन का यहाँ पर वापस एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, तो आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे प्रैक्टिकली, तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एक एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बनाए हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से। उसके अंदर मैं इंटीजर प्रकार का एम्प्लॉय आईडी, कैरेक्टर टाइप का एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और फ्लोट टाइप का सैलरी में जो है यहाँ पर मेंबर जो है इसमें बना रहा हूं। तो सैलरी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी इसके अंदर बन गई है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में स्ट्रक्चर का नाम एम्प्लॉय लिया गया है और स्ट्रक्चर के 3 मेंबर हैं। ठीक है ना, कौन? जिनके डेटा टाइप अलग अलग हैं। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ चुकी है कि ये चीज किससे संभव है? स्ट्रक्चर की संभव है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर इंटीजर लिया है, कैरेक्टर लिया है, फ्लोट लिया है। तो तीनों टाइप के कलेक्शन के अलग अलग, तीनों अलग अलग टाइप के डेटा टाइप को देखो हम एक ही इस ग्रुप के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर की मदद से संभव है ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है? तो देखो स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के 2 प्रकार होते हैं। जब स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखी जाती है तब वहीं पर ही जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल को लिखा जा सकता है। यानी यहाँ पर आपने क्लियर किया तो इसके जस्ट बाद में लिखकर उसके बाद सेमीकोलन लगा सकते हो। ये तो ये तरीका है। स्ट्रक्चर के वेरिएबल को मेन फंक्शन के अंदर भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों तरीके भी आपको याद रखने हैं। एक तो ये तरीका जिसमें मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये जो स्ट्रक्चर की आप डेफिनेशन दे रहे हो तो इस करली ब्रेसेस के बाद ही आप यहाँ पर स्ट्रक्चर के वेरिएबल लिख सकते हो। जितने चाहे आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल बना सकते हो और आप बाद में आप यहाँ पर सेमीकोलन से उसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, ये तो एक हो गया यहाँ पर ये, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के अंदर जैसे डेफिनेशन के टाइम इज वेरिएबल बनाने का। एक ये है, देखो यहाँ पर ये तो आपको बता दिया मैंने, यहाँ पर वेरिएबल बनाए मैंने इन्फो नाम से। अब बात आती है कि मेन फंक्शन के अंदर किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो मेन फंक्शन के अंदर क्या होगा कि पहले यहाँ पर आपके जो वेरिएबल्स है, ठीक है ना, तो उनको यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर का नेम और यहाँ पर अपना वेरिएबल का नाम आप जो है इसके अंतर्गत लिखने वाले हैं। तो ये 2 तरीके आप इनमें से कोई भी यूज ले सकते हैं।
ठीक है, एक सिंपल सा यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल फॉर स्ट्रक्चर वेरिएबल इन मेन फंक्शन। देखो मेन फंक्शन के अंदर किस प्रकार से इसको यूज में लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर का डेफिनेशन है, मैंने सेमीकोलन से इसको ऑफ कर दिया। उसके बाद मैं मेन फंक्शन लेता हूँ और उसके अंदर देखो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर का एम्प्लॉय जो है स्ट्रक्चर और एम्प्लॉय यहाँ पर बना दिया मैंने स्ट्रक्चर का नेम और यहाँ पर ये वेरिएबल का नेम स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नेम और इन्फो। तो ये कौन कौन है, ये तो हो गया कीवर्ड, ये हो गया आपके स्ट्रक्चर का नेम और ये हो गया वेरिएबल। स्ट्रक्चर के मेंबर या एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाता है, ये तो अभी सिर्फ हमने जानना है कि किस प्रकार से बनाया जाता है। एक तो करली ब्रेसेस के बाद ही एक आप मेन ब्रैकेट मेन फंक्शन के अंतर्गत बना सकते हैं, लेकिन अब बात आती है कि इनको एक्सेस कैसे किया जाता है। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल पहले लिखेंगे आप, देखो स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए पहले आप मेंबर को एक्सेस करने के लिए पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर का वेरिएबल नेम लिखेंगे आप। तो मैंने यहाँ पर जैसे बनाया इन्फो, तो वो लिखा जाएगा यहाँ पर इन्फो डॉट, ये डॉट ऑपरेटर यहाँ पर लिखा जाएगा इसके अंदर डॉट मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। अब मेंबर जो आपका स्ट्रक्चर का जो मेंबर है कि जैसे इसके अंदर मैंने 3 मेंबर बनाए थे, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 3 मेंबर थे, ये देखो आईडी नेम और सैलरी। तो मुझे सैलरी एक्सेस करनी है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर इन्फो डॉट सैलरी। इन्फो कौन है भाई, यहाँ पर ये वेरिएबल और डॉट स्ट्रक्चर का नेम, यहाँ पर मेंबर का जो स्ट्रक्चर नेम क्या है आपके सैलरी, तो सैलरी लिखेंगे बराबर जो भी वैल्यू है इसके अंदर आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं या इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूं, इन्फो तो हो गया वेरिएबल डॉट एम्प्लॉय आईडी होगा मेंबर और यहाँ पर उसके अंदर का जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बात आती है स्ट्रक्चर के इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है, तो स्ट्रक्चर के इनिशियलाइजेशन के भी 2 प्रकार हैं। टाइप 1 कौन सा है, तो देखो इनिशियलाइज करने के 2 तरीके हैं। इनिशियलाइज मतलब उसके अंदर वैल्यू कैसे डाली जाती है। तो पहला तरीका तो ये है, देखो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नेम है एम्प्लॉय, 3 मेंबर आईडी नेम और सैलरी आपने बना दी है। अब यहाँ पर देखो मेन फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर लिख रहे हो, देखो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय और यहाँ पर इन्फो नाम से एक वेरिएबल आपने बनाया। अब आप इन्फो लिखेंगे और यहाँ पर एम्प्लॉय का आईडी आप अगर उसके अंदर सेव करना चाहते हैं यहाँ पर आप लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी और उसके अंदर यहाँ पर आप 34 स्टोर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जैसे strcpy के थ्रू ये राज बिरादर जो है, मैं यहाँ पर राज बिरादर जो है मैं एम्प्लॉय के नेम में स्टोर करना चाहता हूँ, या आप डायरेक्टली इसके अंदर स्टोर भी कर सकते हैं इन्फो डॉट emp नेम बराबर और ये नेम इसमें जा सकता है आराम से, इन्फो डॉट सैलरी, इस प्रकार से इसके अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन था कि इसकी मदद से आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका होता है भाई, दूसरा तरीका होता है स्ट्रक्चर एम्प्लॉय का आप लिखेंगे स्ट्रक्चर का नेम, ठीक है, ये अलग है पूरा का पूरा दूसरा टाइप है जिसमें आप यहाँ पर आईडी नेम और सैलरी यहाँ पर दे देंगे। अब मेन के अंदर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी इसके अंदर वैल्यू को दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे स्ट्रक्चर एम्प्लॉय नेम और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप वेरिएबल का नेम, उसके बाद बराबर करके आप क्या करेंगे इसके अंतर्गत आप उस डेटा को भेजेंगे। तो ये क्रम अनुसार चला जाएगा, ये आईडी चली जाएगी, नेम चला जाएगा और ये सैलरी चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक फुल एग्जांपल दिया है जिसकी मदद से आप समझ सकते हो कि इस स्ट्रक्चर को किस प्रकार से हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं अपने टर्बो C++ की स्क्रीन के ऊपर और वहां पर समझते हैं इसको किस प्रकार से प्रैक्टिकली किया जाता है। यहाँ पर पहले आपके सामने स्क्रीन को ले आ जाता हूँ। अब देखिएगा एक सिंपल सा प्रोग्राम आपके सामने है जिससे आपको स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 हेडर फाइल को इंक्लूड किया है और यहाँ पर स्ट्रिंग को इंक्लूड क्यों किया है उसका रीजन भी अभी आपको मैं बता दूंगा। हैज इंक्लूड आईस्ट्रीम और कौन io.h और उसके साथ एक string.h हेडर फाइल को भी जोड़ा है क्योंकि इसका कोई एक ऑपरेशन मैं आगे करना चाहता हूँ इससे रिगार्डिंग। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। ध्यान रखिए एग्जाम में पूछा जा चुका कुछ ने एमसीक्यू के अंदर कि स्ट्रक्चर के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखना। और एक प्रोग्राम का भी आ चुका है क्वेश्चन जिसमें स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, तो वहां पर लास्ट में एरर आपको जो है उसके अंदर थी, जिसने वो एग्जाम दिया था आईटी का, तो वहां पर स्ट्रक्चर नहीं लिखा जाता, यहाँ पर स्ट्रक्ट लिखा जाता है ओनली। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम क्या रखना चाहते हो, जैसे मैंने एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंतर्गत मैं यहाँ पर इंटीजर EID बनाना चाहता हूँ, ठीक है। कैरेक्टर टाइप का यहाँ पर ई नेम और फ्लोट टाइप की सैलरी मैं यहाँ पर मेंबर बना रहा हूँ। तो 3 मेंबर है अपने पास, EID नेम और सैलरी बराबर। अब उसके जस्ट बाद भी मैंने फर्स्ट टाइप का यूज करते हुए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया इन्फो नाम से। आप जितने चाहे उतने वेरिएबल बना सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल का एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा इन्फो, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर भी ले सकता हूँ स्ट्रक्चर का नाम लिखकर, लेकिन मैंने यहाँ पर ही जिसको बना दिया है अपनी सुविधा के लिए। अब उसके बाद मैं मेन फंक्शन में अंदर मेन फंक्शन के अंदर आके क्या करता हूँ, इसको एक्सेस भी कर रहा हूँ और एक्सेस करने के साथ उनमें वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर रहा हूँ। एक्सेस करने के लिए किसका यूज कर रहा हूँ, डॉट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर CLR SCR जो है ओल्ड जो भी रिजल्ट क्लियर करने के लिए है। अब यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ info.eid,
तो इन्फो क्या है यहाँ पर, इन्फो है यहाँ पर आपका वेरिएबल, बराबर। डॉट ईआईडी क्या है, आपके ईआईडी है यहाँ पर आपके एम्प्लॉय का मेंबर। तो मेंबर को एक्सेस कर लिया, मेंबर के अंदर हमने भेज दिया 34। तो इस इन्फो डॉट ईआईडी यानी इसकी एम्प्लॉय आईडी क्या होगी आपके 34। उसके बाद strcpy एक फंक्शन का मैंने यूज किया है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इस नाम है मेरा यहाँ पर लिखा हुआ संपत लिलेड़ा, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ किसके ऊपर, यहाँ पर इन्फो डॉट ई नेम के ऊपर। ये str स्ट्रिंग के सारे फंक्शन मैंने समझा रखे हैं आपको लास्ट वाले क्लास में, और सी प्रोग्रामिंग में भी समझा रखे हैं। तो इस संपत लिलेड़ा आईडी को मैं यहाँ पर जो ये नाम है इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ ई नेम में। तो ई नेम में अभी ये नाम चला गया, लास्ट बचा फ्लोट सैलरी यानी दशमलव में आ सकती है अगर स्टोर करना चाहें। तो यहाँ पर देखो मैंने जैसे सी आउट सॉरी यहाँ पर जो है मैंने इन्फो डॉट सैलरी मेंबर को एक्सेस किया, उसके अंदर 15,000 रुपए सैलरी स्टोर कर दी है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये करने के बाद मैं यहाँ पर सी आउट कर रहा हूँ, पहले सी एम्प्लॉय का आईडी, और यहाँ पर आईडी को प्रिंट करते समय क्या करना पड़ेगा, इन्फो डॉट ई आई डी, मतलब वेरिएबल का नेम डॉट मेंबर का नेम। तो मेंबर का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा, उसके बाद ई नेम का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो सैलरी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हैंडल के थ्रू हम नई लाइन में इसको भेजते रहेंगे। देखिए यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको यहाँ पर कंट्रोल F9 से रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो बराबर ये काम कर रहा है। एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आपने मल्टीपल जो है वैल्यू को जो है स्टोर करवा सकते हैं, आप मल्टीपल अलग अलग टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल को इस मेंबर को जो है इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करूंगा तो वो बराबर इसके अंदर काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 101 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर आके इसके अंदर नाम में जो है चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने अगर नाम इसमें चेंज कर दिया या कुछ भी मैं इसके अंदर चेंजेस करता हूँ तो वो इसके अंदर अलाउ हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 45,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर काम कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से इसके अंदर वेरिएबल्स को वेरिएबल के थ्रू मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, आपको जस्ट बताया अभी मैंने आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर के बारे में और अधिक डिटेल्स को जानते हैं, क्या बोलती हैं इसके बारे में और डिटेल्स। तो ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पर बताई है प्रैक्टिकल करके, जिससे आपने जिसको अभी आपने प्रैक्टिकल और एग्जांपल भी समझ लिया सारा कुछ। अब स्ट्रक्चर वर्किंग विद साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, उसकी साइज ज्ञात करता है, कितने बाइट का है ये। स्ट्रक्चर के मेंबर अलग अलग मेमोरी एलोकेट करता है और पूरा स्ट्रक्चर का साइज उसके मेंबर के जितना होगा, जो उसका स्ट्रक्चर का जो मेंबर होगा उसके जितना होगा। तो ये मैंने आपको बताया था सी प्रोग्रामिंग में बहुत ही शानदार एग्जांपल के साथ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ इंटीजर, यहाँ पर ले रहा हूँ कैरेक्टर, और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं फ्लोट, ठीक है ना, जिसमें आईडी नेम और सैलरी ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, साइज ऑफ एम्प्लॉय आईडीज, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय आईडी का जो साइज है, मैं इन्फो डॉट ई आई डी जो है मैं यहाँ पर ई आई डी लिया था, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, तो उसका मैं जो है डॉट बाइट्स में इसको ज्ञात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं जो है कैरेक्टर का भी मैं साइज ज्ञात कर रहा हूँ यहाँ पर इन्फो डॉट ई नेम से, और फिर सैलरी का भी मैं साइज जो है ज्ञात कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेरा वेरिएबल है उसका भी मैं ज्ञात कर रहा हूँ। अब ये सारी चीजें बताने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि मैं पहले इन तीनों का आपको साइज बताऊंगा, उसके बाद जो ये वेरिएबल बना है इन्फो, इसका भी मैं साइज बताऊंगा, ठीक है। ये जो मैंने इन्फो बनाया है सॉरी यहाँ पर, तो इसका भी मैं साइज बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर साइज आया अपने पास 4 बाइट, 20 बाइट और 4 बाइट। वो आपके कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार का प्रोसेसर आप यूज ले रहे हैं। अब स्ट्रक्चर में क्या हुआ रे, स्ट्रक्चर में ये हुआ कि इन सभी को जोड़ने के बाद क्या होगा, वो वेरिएबल का जो साइज होगा वो डिफाइन होगा। इन सभी को जोड़ के जो वेरिएबल होगा उसका जो साइज होगा वो डिफाइन किया जाएगा। ये याद रखना है आपको स्ट्रक्चर के अंतर्गत, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये सारा जो मेथड है वो वहां पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद एक आएगा यूनियन। तो उसके अंदर क्या होता है कि यूनियन भी इसके टाइप काम करता है डिटो, लेकिन स्ट्रक्चर और यूनियन को याद करने का भी सिंपल ट्रिक समझ लीजिएगा कि स्ट्रक्चर और ये है यूनियन। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जितने मेंबर है, ये जैसे मेरे पास 3 मेंबर है, तो उन सभी मेंबर का डेटा टाइप जो है उनको आपस में जोड़कर जो योग आएगा वो इस स्ट्रक्चर का साइज बनेगा। लेकिन यूनियन में क्या होगा कि तीनों जैसे ये साइज है, जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट जो भी, तो इनमें से सबसे ज्यादा साइज किसकी है, मैं एक अंदाजन आपको बताता हूं कि यहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ पर इंटीजर का जो साइज है वो सबसे ज्यादा है, एक अंदाजन मानते हैं। तो इस यूनियन का साइज क्या होगा, 4 बाइट होगा इंटीजर का, यानी इसमें जिस डेटा टाइप का साइज सबसे ज्यादा होगा वो उस यूनियन का डेटा टाइप होगा। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होगा, इन सभी को जोड़ के जो है इसका साइज ज्ञात किया जाएगा, इन सभी को जोड़ के जो है इनका साइज ज्ञात किया जाएगा। चलिए अब इसको भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं, और जिनको भी अच्छी लग रही है क्लास प्लीज जल्दी से लाइक कर दें।
अब देखिएगा आपके सामने मैं टर्बो सी प्लस प्लस लेके आ चुका हूं, और यहाँ पर अब मेरे सभी साथी समझने वाले हैं कि साइज ऑफ का इसके साथ किस प्रकार यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि मैंने यहाँ पर इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट लिया है, उसके साथ ही मैं अभी इस पूरे स्ट्रक्चर का साइज भी आपको ज्ञात करके दिखाने वाला हूँ। अब बात आती है कि मेरा इंटीजर का पहले साइज ज्ञात होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने साइज ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग किया है। साइज ऑफ ऑपरेटर जो है उस वेरिएबल का, ये जो मेंबर होता है उसका साइज ज्ञात करने का काम करता है। तो यहाँ पर अब देखो इंटीजर का साइज ज्ञात होगा, कैरेक्टर का साइज तो मुझे पहले से ही पता है कि यहाँ पर क्या है 30 है। उसके बाद फ्लोट का जो साइज होगा वो आपके यहाँ पर बता देगा ये, ठीक है। फ्लोट का जो साइज होगा, इन सभी को जोड़ के जो है इसका आंसर आने वाला है। तो मैं कंट्रोल और F9 के थ्रू रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर आप देख पाते हैं तो यहाँ पर देखिए आप 2 साइज है आपके इंटीजर की, ठीक है ना। इंटीजर जो है EID प्रकार का है, EID जो वो इंटीजर प्रकार का है, तो इसका साइज होगा 2 बाइट। उसके बाद देखो एम्प्लॉय का जो नेम है वो है आपके 30, जो कि हमने सेव किया था, आपको पता हो तो 30 दिया, उसका साइज तो 30 हो गया। अब यहाँ पर जो है एम्प्लॉय का सैलरी जो है वो आपके है 4 बाइट। तो 30, 4 एंड 2 इन सभी को आप ऐड करेंगे तो टोटल इनका ज्ञात होगा आपके 36। तो स्ट्रक्चर का साइज क्या हो गया भाई आपके 36। ये होता है आपके साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ स्ट्रक्चर को यूज करना। यहाँ पर आपके सामने मैं टर्बो सी की स्क्रीन लेके आ जाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो तो मैंने देखो यहाँ पर वही एग्जांपल है, अपने पास एक एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर है जिसमें EID, E-नेम और सैलरी मैंने 3 मेंबर इसके अंदर डाले हैं। अब वेरिएबल मैंने कितने बनाए भाई, यहाँ पर वेरिएबल बनाए हैं मैंने 2। कितने वेरिएबल? 2। कौन कौन से? इन्फो और एक पॉइंटर नाम का वेरिएबल है। इन्फो के अंदर मैंने सेव की है EID, E-नेम और सैलरी की डिटेल्स। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, किसके अंदर स्टोर है रे? ये स्टोर है आपके इन्फो के अंदर स्टोर है, ठीक है। इन्फो का जो एड्रेस कहां पे स्टोर है? इन्फो का एड्रेस यहां पर देखिए पॉइंटर में स्टोर है। अब इसी एड्रेस की मदद से हम इन्फो की सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के लिए मैंने यहां पर क्या किया है, पॉइंटर, यहां पर ये पॉइंटर का यूज किया। यहां पर देखिए ये, ठीक है, यहां पर ये पॉइंटर का यूज किया। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस पॉइंटर के अंदर ऑलरेडी मेरे पास डिटेल्स हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि पॉइंटर, और उसके बाद यहां पर ये जो मैंने पॉइंटर किस नाम से बनाया था, PTR नाम से। उसके बाद मैं यहां पर ले रहा हूं EID को। उसके बाद पॉइंटर के अंदर से मैंने यहां पर E-नेम को एक्सेस किया है, और पॉइंटर की मदद से मैंने यहां पर सैलरी को एक्सेस किया है, ठीक है ना। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि इसको जैसे ही रन करूंगा तो इन्फॉर्मेशन की जो सारी डिटेल्स है उसका एड्रेस किस में है, यहां पर पॉइंटर में। लेकिन मैंने यहां पर पॉइंटर ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग कर लिया है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आपके एड्रेस के अंदर जो भी डिटेल्स थी वो आपको यहां पर रीड करके आपको आउटपुट में दे देगा। चलिए अब इसको करते हैं कंट्रोल प्लस F9 के थ्रू रन, और ये देखिए आपके सामने डिटेल्स आ चुके हैं। EID का 101 और एम्प्लॉय का नेम जो है वो, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूं, अगर मैं यहां पर इसके अंतर्गत कुछ भी चेंजेस करता हूं, ठीक है, तो यहां पर जो है वो चेंजेस इसके अंदर भी देखने को मिलेगा अपन को। जैसे यहां पर मैं सैलरी चेंजेस करता हूं, नेम चेंजेस करता हूं, ठीक है ना, तो यहां पर सारा कुछ इसके अंदर जो है ये चेंजेस होगा। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये ले लिया इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी। अब देखिए इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पर देखिए आपके सामने चेंजेस भी इसको अंदर बराबर हो रहा है। तो ये होता है आपका पॉइंटर की मदद से इसको किस प्रकार से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक्स के अंतर्गत, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट अभी आपको बता दिया। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है एरे के साथ इस स्ट्रक्चर को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। एरे का यूज क्यों करेंगे भाई, अभी हम एरे का यूज इसलिए करेंगे कि अभी तक जो भी चीजें आपने देखी थी उसमें हमने सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाया था। क्या किया था? सिर्फ एक रिकॉर्ड को हम इंसर्ट करवा सकते थे या स्टोर करवा सकते थे। लेकिन अब हम जो है मल्टीपल रिकॉर्ड को मल्टीपल रिकॉर्ड जो है उसको सेव करवाना सीखेंगे। तो उसके लिए मैं देखो यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रक्ट, ये यहाँ पर देखो यहाँ पर है आपके सिंटेक्स पहले है। तो स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन के लिए क्या लिखेंगे, पहले आप स्ट्रक्ट, उसके बाद लिखेंगे स्ट्रक्चर का नेम, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम और स्ट्रक्चर का वेरिएबल नेम। उसके बाद आप उसमें कितना एरे का साइज लेना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर है और इन्फो नाम का वेरिएबल है, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर साइज दिया है इसका 3, मतलब मैं 3 रिकॉर्ड इसके अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पर एक हेडर फाइल है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर एम्प्लॉय बनाए हैं जहां पर मैं आईडी, नेम और सैलरी को स्टोर कर रहा हूं, बराबर। अब इसमें मैं मेन फंक्शन के अंदर देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूं कि मैं स्ट्रक्चर का एम्प्लॉय का देखो info1, info2 और info3 3 वेरिएबल ले रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो info1.eid, info1.employee जो है 34, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपी करके मैं राज जो है इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय नेम में 20 यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ। अब ये तो हो गया फर्स्ट का, बराबर। अब दूसरे का क्या करेंगे, हम info2 लिखेंगे, ये वेरिएबल का नाम। उसके बाद EID करेंगे यहाँ पर हम,
उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे इसमें 35, ठीक है। उसके अंदर फिर हम जो है मारुति को स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पर ये वेरिएबल है। तो इस प्रकार से आप जितने चाहे उनको आप स्टोर करवाते जाएंगे, और जब आप प्रिंट करेंगे तो उनको आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे info1 डॉट info1 डॉट info1 डॉट, ठीक है। 2 का प्रिंट करना है तो आपको info2 डॉट info2 डॉट info2 डॉट, यहाँ पर 3 को प्रिंट करना है तो info3 डॉट info3 डॉट info3। ये है वेरिएबल, ये है आपका मेंबर, बराबर। तो ये चीजें होती हैं कि किस प्रकार से आप इसके अंदर वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए आप स्टोर कर सकते हैं और इस प्रिंट को आप परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपना जो था एक सिंपल सा था कि ये किस प्रकार से आप स्टोर करवा सकते हो इसके अंदर। देखो अब सेम एग्जांपल फॉर स्ट्रक्चर यूजिंग एरे, वो तो एक सिंपल सा था कि आपको अलग अलग प्रकार से इसके अंदर अगर एक से ज्यादा अगर स्टोर करवाना रिकॉर्ड तो आपको इतनी माथापच्ची करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज यहां पर भी देख लीजिए आप, सेम एग्जांपल फॉर स्ट्रक्चर यूजिंग एरे के अंतर्गत जो होगा वो कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर एम्प्लॉय यहां पर लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, एम्प्लॉय का आईडी, ये मेंबर है भाई, देखो आईडी, नेम और सैलरी। अब मेन फंक्शन के अंदर देखो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर का नेम और यहाँ पर वेरिएबल है, और यहाँ पर मैं 3 रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक इंटीजर आई लिया है, और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने इंफॉर्मेशन 0, ठीक है, इंफॉर्मेशन 0 लिखा है यहाँ पर इसके अंतर्गत। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसके अंदर जो रिकॉर्ड आएगा वो यहाँ पर आपके स्टोर करता जाएगा, ठीक है ना। अब 0 के अंदर यहाँ पर ये 0 के अंदर, ये 0 के अंदर, मतलब ये पहले का रिकॉर्ड है, ठीक है। फिर ये 1 का रिकॉर्ड, ये 1 का रिकॉर्ड, ये 1 का रिकॉर्ड, तो ये किस पे चला जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा। फिर ये 2 का जो यहाँ पर मैंने जो लोकेशन दिया है, मतलब आपको पता ही होगा एरे का साइज 0 से स्टार्ट होता है आपके और लास्ट तक चलता रहता है। तो 0 है वो हो जाएगा आपकी 1 की जगह, 1 जो है वो हो जाएगा 2 की जगह, और जो आपके यहाँ पर 2 है वो हो जाएगा 3 की जगह। फिर हम सी आउट को यहाँ पर जो है, सी आउट को जो है यहाँ पर प्रिंट परफॉर्म करेंगे हम फॉर की मदद से। किसकी मदद से, फॉर की मदद से। तो ये दोनों के दोनों आप एग्जाम्पल यूज में ले सकते हो वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका जो मेथड है अभी जो मैंने आपको बताया एरे का, वो आपके जो है इजी पड़ेगा वैल्यू को स्टोर करने और वापस उसको रीड करने के लिए, ठीक है। तो ये क्लास आप सभी को कैसे लगे, और जल्दी से इसकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आज के जो क्वेश्चंस है आपके सामने आ रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना हो तो किस कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है स्ट्रक्चर में किए हुए वेरिएबल के डिक्लेरेशन को क्या कहते हैं। और तीसरा प्रश्न है स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के कौन से तरीके हैं। प्रश्न को तीनों को सुन लीजिएगा। स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना हो तो किस कीवर्ड का प्रयोग करेंगे, स्ट्रक्चर में किए हुए वेरिएबल के डिक्लेरेशन को क्या कहा जाता है, और स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए कौन सा तरीका यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द हमारे चैनल को आप शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द हमारे चैनल के ऊपर 10 के सब्सक्राइबर हो और आपके लिए जो है 2000 प्रश्नों की सीरीज जो है शुरू की जाए, और वो वीडियो जो है आप भी मिस ना करें। इसी के साथ मैं संपत लेड़ा आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।